हील मारकर रोकती है और उससे पूछती है कि तुमने अभी क्या कहा, आखिर उसका मतलब क्या था। सुंगयोब उसे वापस से उसकी हील पहनाता है और बताने ही वाला था कि तभी हुनजुन वहां पर आ जाता है, जो कि रियो का एक्स फियांसे था। उसे देखकर रियो काफी हैरान होती है। तभी हुनजुन बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, पर सुंगी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं रियो से बात कर रहा हूँ। हुनजुन यहाँ पर उससे अच्छे से बात करने लग जाता है, पर सोंगी उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि उसने रियो के साथ अपना रिश्ता खत्म करके उसे पहले ही काफी हर्ट कर दिया था। सुंगी अब रियो का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जा ही रहा था कि तभी हुनजुन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहां पर रियो के मॉम डैड भी आ जाते हैं, जो कि हुनजुन को वहां पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। डैड तो उसे मारने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन मॉम उन्हें रोक लेती है और कहती है कि हम इसे यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पहले ही काफी बवाल हो चुका है। इसीलिए डैड अब गुस्से में वहां से चले जाते हैं और मॉम रियो और हुनजुन को घर पर चलने के लिए कहती है। रियो बोलने लग जाती है कि हम लोग आपस में ही बात कर लेंगे, पर मॉम कहती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, आखिर हमें भी जानने का हक है कि तुम्हें फैसला क्यों लेना पड़ा। घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि मॉम तो योनजुन को खिलाने पिलाने में लगी हुई थी, जो सब कुछ देखकर बाकी तीनों को काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो उसे मारने के बजाय इसे खातिर क्यों कर रही है। डोंगजिन यहाँ पर बातों ही बातों में उसे अपना ब्रदर इन लॉ कह देता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आया था तो उसने उसे काफी पैसे दिए थे। ये सुनकर रियो उसे मारने लग जाती है। डैड से तो यहाँ पर ये सब देखा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। घर के बाहर हम सुंगियों को देखते हैं, जो कि टेंशन के मारे बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। तभी मोयम वहां पर आ जाती है, जो कि उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे योनजुन के बारे में बताता है। ये सुनकर मोयम तो उसे मारने के लिए निकल पड़ती है, पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा मन भी उसे मारने का कर रहा है। घर के अंदर योनजुन को अच्छे से खाना खिलाने के बाद सभी लोग उसके सामने बैठ जाते हैं। वहाँ उससे पूछती है कि मैंने सुना कि रियो ने तुम्हें चीट किया है, क्या ये सच है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कि उनकी शादी टूटने का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जो सुनकर डैड उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन रियो उन्हें रोक देती है। लेकिन मॉम का गुस्सा तो अलग ही लेवल पर चला जाता है। वो अपने हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर योनजुन को मारने की कोशिश करने लग जाती है, पर डैड और सोंग्यू उन्हें रोकते हैं कि कहीं वो उसे ज्यादा ना पीट दे। पर डोंगजिन तो ये सब कुछ बैठकर सोफे पर एंजॉय कर रहा था। अब हालत बिगड़ता हुआ देखकर रियो योनजुन को यहाँ से चलने के लिए कहती है, पर वो मॉम से कहता है कि आप मुझे मारकर अपना मन हल्का कर लो। जो सुनकर मॉम भी बिल्कुल पीछे नहीं रहती और उसे मारना शुरू कर देती है। तो रियो उसे जल्दी से वहां से लेकर चली जाती है, पर जाते जाते भी वो कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे कभी भी वापस आने से मना करते हैं। बाहर हम मोयम और सोंगियो को देखते हैं, जो कि योनजुन का गुस्सा कम करने के लिए ड्रिंक कर रहे थे। मोयम मोटिवेट होकर सुंगियो से कहती है कि क्यों ना हम चलकर कोई सीन क्रिएट कर दे, और जो भी नुकसान होगा मैं उसे भर दूंगी। सोंगियो बोलता है कि तुमसे तो बियर के भी पैसे नहीं दिए जा रहे, नुकसान भरोगी, और वैसे भी मैं कौन होता हूँ उसे नुकसान पहुंचाने वाला। तो मोयम उसे याद दिलाती है कि तुम उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें ना तब तक ट्राई करते रहना चाहिए जब तक तुम उसके कोर तक ना पहुंच जाओ। ये सुनकर सुंगियो हैरान हो जाता है कि उसने उसका उस टाइम कैप्सूल वाला लेटर पढ़ लिया था। मोयम कहती है कि अगर उस लेटर की तरह तुमने अपनी फीलिंग्स को दबाए रखा तो किसी को भी कभी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। सेन अभ्यास से रियो और योनजुन पर आता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में थे। रियो से पूछते कि तुम वापस क्यों आए हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। इस पर रियो बोलती है कि तुम जो कुछ भी फील कर रहे हो वो तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि आदत है, जो कि हमारे इतने सालों के रिलेशनशिप में तुमने बना ली है। और उसे वापस आने से मना करके वहां से चली जाती है। वह मोयम के घर जाकर उसके कमरे में घुस जाती है जब वो चेंज कर रही थी, जिससे कि मोयम तो एकदम चौंक जाती है। तो रियो से बताती है कि मैं आज रात यहीं पर सोऊंगी, क्योंकि उसके घर जाने का मन नहीं है। मोयम अब जब उसे युनजुन के बारे में पूछती है तो रियो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो आया है। तो बोलती है कि मुझे सोंगियो ने बताया, जो कि तुम्हारे घर के बाहर किसी डॉग की तरह घूम रहा था। अब जब ये दोनों सोने लगते हैं तो मोयम उससे पूछती है कि युनजुन से दोबारा मिलकर तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम रियो ने उसे बताया था कि उसके साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया था वो उसे अभी भी नहीं भूली है। पर रियो यहाँ पर उसे बताती है अभी उसे वापस देखकर मैं बहुत ही ज्यादा काम थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर मोयम रिलैक्स हो जाती है और उसे बताती है कि अब तो ये अच्छी बात है, वरना मैं तो उसे मारने के लिए तैयार थी। मोयम तो अभी यहाँ पर सो जाती है, पर रियो फोन निकाल कर सुंगियो का नंबर देखने लग जाती है, क्योंकि वो शायद उसे कॉल करना चाहती थी। दूसरी तरफ संगियो ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो भी फोन निकाल कर रियो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता।
अगले सुबह अब डैड मॉम को जगाने के लिए जाते हैं, जो देखकर वो अनॉय हो जाती है। पर डैड ने उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था, ये देखकर वो चुप हो जाती है। फिर जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है तो डैड से पूछती है कि कहीं रियो कल जब ह्यूनजुन को वहां से ले गई थी तो उसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। डैड कहते हैं कि ऐसे नहीं है, बल्कि तुम तो उसे मार ही देती, जो देखकर कोई भी उसे बचाता। वैसे तुमने जो भी किया कल ना मुझे काफी मजा आया, पर मॉम को गिल्टी फील हो रहा था कि उन्होंने उसे मारकर गलत किया। जरूर उसके मन में रियो के लिए फीलिंग्स होगी, तभी वो वापस आया है। वो सोचने लग जाती है कि अगर उनकी शादी हो जाए और रियो वापस से यूएस चली जाए तो उसकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन डैड इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं। तभी मॉम को एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो डैड से छुपा लेती है। इसके बाद हम रियो को उसके रूम में देखते हैं, जो डिशेज बनाने सीखने के लिए बुक पढ़ रही थी। उसमें सोंगियों की फेवरेट डिश को देखकर वो बोलती है कि वो तो इसे टेस्ट भी नहीं कर पाया। तभी मॉम उसके रूम में आ जाती है, जिन्हें देखकर वो उस बुक को छुपा लेती है। मॉम उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है, बताती है कि तुम नेबरहुड में इस तरीके से नहीं जा सकती, और उसे अच्छे से तैयार होने के लिए बोलती है। रियो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तैयार होने के बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि योनजुन उसका इंतजार कर रहा था, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम की चाल थी। और उस वक्त जो मॉम को मैसेज आया तो वो योनजुन ने ही भेजा था कि वो थोड़ी देर में आने वाला है। इतने में ही सोंगियो अपनी साइकिल से बाहर आ जाता है, जो रियो से कहता है कि तुम्हें क्लास के लिए लेट नहीं हो रहा। अब वो योनजुन से दूर रहने के लिए फटाफट से सोंगियो की साइकिल पर उसे पकड़कर बैठ जाती है और वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है, जो सब योनजुन देख रहा था। रास्ते में अब सोंगियो उसके किए हुए मेकअप की बुराई करने लग जाते हैं कि इस गेटअप में ना तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। वो कहती है कि ये सब ना मेरी मॉम का सेटअप था और तुमने जो मेरी बुराई की है मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मैंने वो नहीं सुना। लेकिन वो फिर से कहने लग जाता है कि तुम ना अगली दिख रही हो। ये सुनकर वो उसके पेट को जोर से पकड़ने लग जाती है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था और वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। रियो फिर अब उसे टाइटली होल्ड कर लेती है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। दोनों अब एक साथ कल रात की बात करते हैं, जहाँ पर रियो उसे बोलने के लिए कहती है। तो वो पूछता है कि कल ह्यूनजुन ने तुमसे क्या कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। जिसका जवाब देने में रियो हिचकिचा रही थी। तो सुंगियो से बोलता है कि तुम्हें उसके वापस आने से काफी अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि तुम इतने साल से रिलेशनशिप में थे। पर क्या तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गई। जो सुनकर रियो से साइकिल रोकने के लिए कहती है। अब वो इतनी जोर से ब्रेक मारता है कि रियो का सारा मेकअप उसकी जैकेट पर ही लग जाता है और वो उसकी साइकिल को लात मारकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो उसे ऐसी बातें बोल रहा था। कुकिंग क्लास में पहुंचने के बाद रियो काफी गुस्से में खाना बना रही थी, जिसे ऐसे उसकी टीचर भी काफी गौर से देख रही थी। दूसरी तरफ सुंगियो जब ऑफिस पहुंचता है तो म्यूंग और ली को आज के टास्क बताते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। लेकिन जब भी दोनों इसकी जैकेट पर मेकअप का निशान देखते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन लड़की हो सकती है। लीना को उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, तो म्यूंग सोचता है कि कहीं वो तानहुई होगी। इतने में वो भी वहां पर आ जाती है, पर लीना उसे देखकर कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है। तानहुई अब अंदर सुंगियो से मिलने के लिए जाती है, जो कि काफी ध्यान से कुछ रिसर्च कर रहा था। तानवी बताती है कि उसने अपना प्लान कॉफी पॉट से शिफ्ट करके केटल पर कर लिया है, क्योंकि जिस चीज को बनाने में जितना ज्यादा टाइम लगता है वो उतना ही अच्छा बनता है। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुम तो काफी बदल गई हो, जिसका क्रेडिट वो उसे ही देती है और कहती है कि पर तुम टेंशन मत लो, मैं अपने हार्ट को फॉलो करूंगी और तुम अपने हार्ट को करना। और जो अपने हार्ट को फॉलो करेगी उसका नाम सुनकर वो अनॉय होने की हरकत करने लग जाता है और बोलता है कि तुम उसी के बीच में लेकर आ रही हो, जिसे ऐसे देखकर तानवी को काफी मजा आ रहा था। यहाँ से अब हम काम को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए ऑफिस से हाफ डे लेकर गया हुआ था। ये बात जब उसे पता चलती है तो वो उसे कहती है कि आपकी इस तरह बार बार छुट्टी लेने से आपके ऑफिस वाले मेरे बारे में यही सोचेंगे ना कि मैं एक कमजोर बच्ची हूँ जिसे हर टाइम केयर की जरूरत पड़ती है। वो उसे बोलती है कि आप बस मेरे कॉलेज जाने तक अपनी जॉब को सिक्योर करके रखना, जिसकी बात पर वो भी हाँ में जवाब देता है। यहाँ से फिर हम मोयम को देखते हैं, जो जब सीवीएस स्टोर से सामान लेकर बाहर निकल रही थी तभी एक तेज कार आकर एक पोल से टकरा जाती है। मोयम जब चेक करती है तो पता चलता है कि इस आदमी को हार्ट अटैक आया था। वो भीड़ में खड़े हुए लोगों को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलती है, जिनके अंदर कान भी मौजूद था, तो वो फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। तभी वो स्टोर से एक हैमर लेकर आती है और जल्दी से कार का शीशा तोड़कर उस आदमी को बाहर निकाल लेती है, जहाँ वो उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचा लेती है, जिसे युंदो काफी ध्यान से देख रही थी।
उसे देखकर मोयम उसे हाय बोलती है और काफी खुश होती है। सीन अब रियो की मॉम और उनकी फ्रेंड्स पर आता है, जो कि पार्क में काफी हंसी मजाक कर रही थी। उनमें से एक फ्रेंड फिर सभी को कुछ पीने के लिए ड्रिंक देती है ताकि उससे इनकी स्किन ग्लो करे। पर इन्हीं सब बातों में रियो की मॉम सभी से कुछ रूडली बातें करने लग जाती है, जो देखकर मोयम की मॉम कहती है कि युनजुन के आने की वजह से उसका गुस्सा तुम हम पर निकाल रही हो। वो लोग अब उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसकी तारीफ करने लग जाती हैं कि तुम भी स्कूल के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी, तुम्हारे पीछे भी हमेशा लड़के पड़े रहते थे, वैसे ही रियो भी तुम्हारी तरह इतनी स्मार्ट है। इसी वजह से उसका एक्स फियांसे उसके पास वापस आ गया है और उसे अच्छा फील कराने के लिए कहती है कि हमें तो उसे मारना चाहिए। पर मॉम उसकी साइड लेने लग जाती है, जिनकी बातों से समझ में आ जाता है कि वो अब भी रियो का फ्यूचर युनजुन के साथ देख रही थी और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रियो जब क्लास से वापस आ रही थी तब उसे रास्ते में युनजुन दिख जाता है, जिसे जब वो इग्नोर करती है तो वो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए पैर में चोट का बहाना करता है, जिसकी ये ट्रिक काम आ जाती है। वो रियो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने पास में काफ़ी गलत किया, मैं उतना अच्छा नहीं बन पाया। तो रियो से कहती है कि मैं इन सब से काफ़ी थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपने बारे में सोचा और डिसीजन लिया। ये बोलकर जब जाने लगती है तब वो उसे अपने साथ आखिरी बार खाना खाने के लिए कहता है। यहाँ से फिर हम मुएम को देखते हैं, जो उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जब बाहर आती है तो देखती है कि कांग युंदो के साथ वहाँ पर आया हुआ था। वो बोलता है कि युंदो तुम्हें कुछ देना चाहती है। जब मुएम उसके पास जाती है तो वो उसकी चोट पर दवाई लगाकर बैंडेज लगाती है, जो देखकर मुएम काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। युंदो बोलती है कि आज तो तुम किसी सुपर हीरो से कम नहीं लग रही थी, जो सुनकर वो और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कांग उसे अपने साथ ही चलने के लिए बोलता है ताकि वो उसे लिफ्ट दे सके। रास्ते में जाते वक्त कांग को गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो जैकेट उतार देता है। युंदो को कोल्ड होने की वजह से उसने एसी नहीं चलाया हुआ था और मोयम तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि युंदो वापस से उसकी दोस्त बन गई। कांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस तरीके के इंसिडेंट से डर नहीं लगता। इस पर वो कहती है कि मुझे बस इस बात से डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं कभी पेशेंट को ना बचा पाऊँ, जिसकी बहादुरी की वो तारीफ करता है। तब मोयम उसे एक किस्सा बताती है जब वो रियल हीरो से मिली थी। एक बार वो बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ता पूरा ब्लॉक था, पर एक आदमी कार से उतरकर ट्रैफिक को हटवाता है। पर क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो हीरो कांग है, तो बोलने लग जाती है कि उस दिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन उसकी टी शर्ट पे मड फ्लैट मैन लिखा हुआ था और वही मेरा ड्रीम मैन है। जो सुनकर कांग को सब कुछ समझ में आने लग जाता है। वो अचानक से ब्रेक मारता है, जिससे मोयम की नजर उसकी टी शर्ट पर पड़ती है, जो देखकर उसे पता चलता है कि कांग ही वही पर्सन था। और जब वो उसे पहचान जाती है तो काफी हैरान थी। वो अब घर पहुंचती फटाफट से कार से उतरकर अपने घर में जाने लग जाती है, क्योंकि वो शर्मा गई थी। उसके सामने उसने पता नहीं क्या क्या कह दिया था। तभी कांग पीछे से उसे रोकता है और वो जैसे उसे देने के लिए अपना बैग ओपन करता है तो उसमें सारा सामान नीचे गिर जाता है। ये देखकर मोयम उसकी हेल्प करने आती है और पूछते हैं कि इतनी सारी मेडिसिन क्यों रखी हुई है तुमने। तो बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए ही है, मुझे मेडिकल वाले ने बताया कि अलग अलग इंजरीज के लिए काम करती है। वो उसे एक एक करके सारी मेडिसिन देने लग जाता है और बताता है कि उसे कब कब यूज करनी है। ये बोलकर चला जाता है, लेकिन मोयम तो शॉक हो जाती है कि उसे उसकी इतनी फिक्र हो रही है और भागकर फटाफट से घर के अंदर चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हार्ट इतनी ज्यादा तेज क्यों बीट कर रहा था। सीन अब यहाँ से लीना पर आता है, जिसे समझ में आ जाता है कि सुंग्यू के जैकेट पर मेकअप का निशान ड्रियो का था। यही सोचकर वो काफी गुस्से में ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देती है और रनिंग करने लगती है। पर दोंग वहाँ पर आकर उससे कहते हैं कि तुम चीता थोड़ी ना हो, जरा स्पीड कम करके भागो। पर वो स्पीड बढ़ाकर उससे बोलती है कि मैंने पर्सनल ट्रेनर को हायर नहीं किया, इसलिए तुम जा सकते हो। लेकिन वो फिर से उसकी स्पीड कम कर देता है और उसे ऐसे ही भागने के लिए बोलता है। यहाँ से अब हम मॉम को देखते हैं, जब टीवी शो देख रही थी तभी रियो उनके सामने खड़ी हो जाती है और उनसे पूछती है कि जो कुछ भी आज हुआ था वो कोइंसिडेंट तो नहीं था, कि मैंने आज आपके कहने पर तैयार होकर बाहर निकली और बाहर ही मुझे यौनचिन मिल गया। मैं एक बात साफ कर दूं कि अगर आप फिर से हमें एक साथ देखने की उम्मीद लगा रही हो तो आप गलत हो। पर उसकी बातों पर ध्यान न देकर मॉम उसे कल अपने साथ सोना चलने के लिए कहती है। इस बात पर उनकी बहस हो जाती है क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी, पर मॉम के आगे उसकी नहीं चल रही थी। अब वो घर से चली जाती है। चार रास्ते में सुंगी उससे मिल जाते हैं। वो पूछता है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो, ये सेफ नहीं है। पर वो उसे रूडली रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैंने क्या अभी डॉग को बाग करते हुए सुना, जो सुनकर वो गुस्से में अपने घर में चला जाता है। अब रियो जब अकेले आगे बढ़ रही थी तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घबराकर तेजी से भागने लग जाती है, लेकिन आगे रास्ता बंद था। अब जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर सुंग्यू था, जिसे देखकर वो गुस्सा करती है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, कोई इस तरीके से ऐसा पीछा करता है क्या तुम मेरा नाम नहीं ले सकते थे मुझे अश्योर करने के लिए। वो कहता है कि तुमने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा।
ऐसे ही दोनों बहस करते करते रुक जाते हैं और सुंगियो से कहते हैं कि अक्सर हम ऐसे ही ब्लेम एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं और वो कह ही नहीं पाते जो कि कहना चाहते थे। हमारी बात हमेशा लड़ाई पर ही आकर खत्म हो जाती है, लेकिन आज वो उसे उसकी बात का जवाब देना चाहता है। जब लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी वो उसे बताने वाला था, पर उसे रोक देती है और कहती है कि इस वक्त मेरे मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, किसी नई बात के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे बाद में बता देना। फिर वो उससे पूछता है कि ये तुम ह्यूनजुन को फिर से चांस देने वाली हो, तो वो ना में जवाब देती है। ये सुनकर उसे चैन मिलता है। वो उससे कहता है कि आज के लिए काफ़ी जॉगिंग हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस बार उसके पीछे चलता है ताकि वो डरे ना। अगली सुबह हम सुंगियो की मॉम को देखते हैं, जो कि उठने के बाद जब अपना फ़ोन चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि आज उनका बर्थडे है। वो काफ़ी खुश होती हैं कि आज उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन डैड तो जल्दी में अपने हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं, इसलिए वो सुंगियो के रूम में जाती है, लेकिन वो भी पहले ही वहाँ से जा चुका था। यहाँ से अब हम सुंगियो को देखते हैं, जो कि तानुई के बुलाने पर उसकी वर्कशॉप पर जाता है, जहाँ उसने उसे केटल देखने के लिए बुलाया था। इस पर वो काफ़ी टाइम से काम कर रही थी। वो चाहती थी कि वो सबसे पहला पर्सन हो जो कि उसे देखे, और वो उसे काफ़ी पसंद भी आता है क्योंकि उसे ट्रेडिशनल कोरियन कल्चर की वाइब्स आ रही थी। तांग अब यहाँ पर उसकी काफ़ी तारीफ कर रही होती है, तो पूछता है कि तुम पूरे दिन यही करने वाली हो, तो वो हाँ कहती है। तभी सुंगी उसके बनाए हुए खराब जहाज की तरफ देखते हैं, तो तानुई से बोलती है कि हर बार ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो, तुम कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम्हें नहीं पता होता कि बाहर क्या आउटपुट निकलेगा। सुंगी कहता है कि अपनी तारीफ करने में तुम इतनी माहिर हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब वो उसके साथ बाहर खाने का प्लान बनाती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम सुंगियो की मॉम को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस के वाइस मिनिस्टर से मिलने के लिए जाती है, पर उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। अब मॉम का उनके साथ लंच का प्लान कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो अपने लेवेंडर ग्रुप में सभी से उनका नाइट का प्लान पूछती है। दूसरी तरफ हम मोयम को देखते हैं, जो कि अपने चेहरे के निशान पर दवाई लगा रही थी। तभी उसे काम की याद आ जाती है, जिससे उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त वहाँ पर उसके कलीग आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर फीवर। पर वो अपने चेहरे पर जल्दी से बैंडेज लगा लेती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर कांग अपने ऑफिस में पैरामेडिक्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, जो देखकर उसकी कलीग पूछती है कि इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो। इस पर वो बताता है कि हर साल 300 से भी ज़्यादा असॉल्ट के केस होते हैं पैरामेडिक्स पर। तो यंग पूछती है कि अचानक से तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट क्यों आया। इस पर वो कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि इसी फील्ड में है, और वो डेली अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस टॉपिक पर एक आर्टिकल तैयार करे। ये सुनकर वो जल्दी से यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे एक आइडिया आ गया था। सीना वापस से सुंगियो पर आता है, जो कि तानवी के साथ जब एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ उसे री ह्योनजुन के साथ दिखाई देती है, जिन्हें एक साथ देखकर उसका मुंह उतर जाता है। दोनों भी अब यहाँ पर अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन सिचुएशन दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी थी क्योंकि वो दोनों अपने एक्सेस के साथ बैठकर खाना खाने के लिए आए थे। सुंगियो का तो सारा ध्यान यहाँ पर उन दोनों की बातें सुनने में था, जो यहाँ पर ह्योनजुन के लिए अपनी बनाई हुई डिश भी लेकर आई थी और उसे अपने कुकिंग क्लास के बारे में बताती हैं, जो कि सिर्फ सुंगियो को पता था। तो ह्योनजुन उसे कैलिफोर्निया में कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो अच्छे से वहाँ पर सीख सके, पर बोलती है कि अभी उसका इतना आगे का प्लान नहीं है। अब ह्योनजुन उसकी बनाई हुई डिश को ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो वेट्रेस से इसकी परमिशन मांगता है क्योंकि वो आउटसाइड फूड था, और बोलता है कि स्पेशली मेरे लिए किसी ने बनाया है, तो क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ, जिसके लिए वो उसे अलाउ कर देती है। जाओरी उसे बोलती है कि आपका बॉयफ्रेंड तो काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर सुंगियो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है, जो सब कुछ तानुई भी नोटिस कर रही थी। ह्योनजुन जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो रियो की काफ़ी तारीफ करता है। ये सुनकर सुंगियो गुस्से में अपने डिश को काटने लग जाते हैं। तानुई अब उससे काम की बात करने लग जाती है और फ्रेस्को के साथ उसकी जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताती है। वो बोलती है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब हाईवन ने हमारे साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे कहा कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन साथ में काम कर रहे हैं और अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि उसे उस टाइम लगा था कि हाईवन उस पर ज़रूर ट्राई मारेगी, इसलिए उसने उसे झूठ कहा, जिसे सुंगियो आइंदा ऐसे झूठ दोबारा से बोलने से मना करता है और कहता है कि मुझे झूठे लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या वो इनडायरेक्टली रियो से कह रहा था। जो सुनकर रियो खांसना शुरू कर देती है तो रियो जल्दी से पानी पिलाता है और कहता है कि तुम्हें ज़रा भी परेशानी होती है तो मुझसे ना देखा नहीं जाता। रियो अब जब रेस्टोरेंट चली जाती है तो वहाँ से वापस आते वक्त सुंगियो उसे बाहर खड़ा हुआ दिखता है, जो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ह्योनजुन से नहीं मिलोगी,
वो भी उसे तानुई को लेकर यही सवाल करती है। तो बताता है कि हम साथ में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी बहस यहाँ पर बढ़ी रही थी कि तभी तानुई वहाँ पर आ जाती है और रियो को वाइन गिफ्ट करती है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं वाइन नहीं पीती। तानुई अब उसे उसके बॉयफ्रेंड के लिए देने लग जाती है, पर रियो बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद तानुई और सुंग्यो वहाँ से चले जाते हैं। लिफ्ट में तानुई उससे कहती है कि लव स्क्वायर तो मेरे लिए काफी एक्साइटिंग था, पर वो यहाँ पर उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो ठीक से खा भी नहीं पाई। उसी वक्त सोंग्यो को किसी का फोन आ जाता है। दूसरी तरफ हम योंजन को देखते हैं, जो कि रियो को ड्रॉप करते वक्त बताता है कि मुझे आज तुम्हारे साथ खाने पर पुराने दिनों की याद आ गई। अगली बार हम ना और भी अच्छी जगह चलेंगे। लेकिन रियो उसे मना करते हुए कहती है कि आखिरी बार था, तो कहते हैं कि अगली बार फिर हम कहीं पास्ता खाने के लिए चलेंगे और इसी तरह और भी बाकी डिशेस को ट्राई करेंगे। पर वो उसे पास के स्टेशन पर छोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अब उसके साथ और कनेक्टेड नहीं रहना चाहती थी। इधर सोंग्यो की मॉम को जब ग्रुप में मैसेज आता है तो उन्हें लगता है कि सभी को पता चल गया होगा कि आज उनका बर्थडे है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सभी तो अपनी बातों में लगी हुई थी। उनकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने गलती से फ्रोजन क्रैब्स को अपने ऑफिस में मंगवा लिया है और मैं तो अभी वहाँ पर नहीं हूँ, तो हेल्प मांगती है ताकि कोई वहाँ पर जाकर उन्हें फ्रिज में रख सके। सभी लोग बहाना बनाने लग जाते हैं कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है, इसलिए मॉम अब वहाँ पर जाती है उस पार्सल को रखने के लिए। वो गुस्से में उसे लात मारकर अंदर रखती है, पर तभी अचानक से उनके सारे फ्रेंड्स उनके सामने आ जाती है और उन्हें बर्थडे सरप्राइज देती है। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त उन्हें सोंग्यो का मैसेज भी आता है, जो उन्हें बर्थडे विश करता है। ये देखकर वो और भी खुश हो जाती है, पर डैड ने उन्हें अभी तक विश नहीं किया हुआ था। यहाँ से हम डैड को देखते हैं, जो कि काफी खुश हो रहे थे। वो मॉम के लिए उनके फेवरेट फ्लावर्स लेने के लिए हर शॉप में जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। इसके बाद हम सोंग्यो को देखते हैं, जो कि स्विमिंग पूल के पास था। वो अपनी मॉम का थैंक यू मैसेज देखता है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर में सो आ जाती है, उसे कांग्रेचुलेट करती है डिजाइन कंपटीशन जीतने के लिए और बोलती है कि ये बात तुम रियो को जल्दी बता देना। लेकिन वो मना कर देता है, पर वो कहती है कि रियो मुझे फोन करके हमेशा पूछती रहती है कि कॉन्टेस्ट का विनर कौन बना, और अब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, तो वो उसे बेस्ट विशेष देती है उसके पास को रेनोवेट करने के लिए। अब सोंग्यो को यहाँ पर तानुई की बात याद आने लग जाती है कि हम चाहे क्ले पर कितनी भी मेहनत कर ले, पर फायर से निकालने के बाद इसकी शेप डिसाइड होगी कि वो कैसा बनेगा। वो फटाफट से रियो को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो बताती है कि मैं डैड के रेस्टोरेंट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो उसे वहीं पर वेट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम सोंग्यो के डैड को देखते हैं, जिन्हें काफी ढूंढने के बाद फ्लावर्स मिल जाते हैं। उन्हें लेकर वो खुशी से घर पर पहुंचते हैं, लेकिन घर के बाहर वो मॉम को अपने बॉस के साथ देखकर अपसेट हो जाते हैं और उनके हाथ से वो फ्लावर्स वहीं पर गिर जाते हैं। इधर सोंग्यो भागते हुए यही सोच रहा था कि मेरे पास काफी चांसेस हैं, मैं रियो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकूं, चाहे वो उनकी ग्रेजुएशन का दिन हो या फिर चाहे वो तब का टाइम हो जब रियो यूएस जाने वाली थी। यही सब सोचता हुआ वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें वो बता कर ही रहूंगा, जो मैं डर की वजह से कभी भी नहीं बता सका। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर रियो तो उसे देखती ही रह जाती है। सोंग्यो की बात अवॉइड करने के लिए रियो खाना बनाने लग जाती है, लेकिन बाउल इतना गर्म था कि उसका हाथ ही जल जाता है। ये देखकर सोंग्यो जल्दी से उसका हाथ पानी में डालता है और उससे कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। रियो बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मुझसे ये सब बोला और मैं ध्यान नहीं रख पाई। तभी रियो महसूस करती है कि सोंग्यो के हाथ काफी वार्म है। इस पर वो कहता है कि ये अक्सर होता है। वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि अब जब मुझे कुकिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना है, तो मेरे लिए ये सब कॉमन होने वाला है। जिससे सोंग्यो को उसकी काफी फिक्र होने लग जाती है, पर रियो कहती है कि तुम्हें भला कब से मेरी फिक्र होने लगी। इस बार वो बोलता है कि तुम अच्छे से जानती हो, बचपन से लेकर अभी तक मेरा यही टास्क रहा है। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुम्हारी बड़बोली आदत से कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हें मारे ना। तुम कितनी बार चीजों से हिट होकर रोई हो कि तुम कार का बम्पर हो या फिर क्या। ये सब बोलते बोलते उसके मन में जितनी भी फिक्र थी रियो के लिए वो सारी जाहिर कर देता है और उसके बाद बोलता है कि तुम कैसा फील करती हो मेरे बारे में, तुम मुझे बता सकती हो। इसके लिए वो उसे टाइम भी देता है, क्योंकि वो अभी अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकली थी और अभी उसका एक्स भी यहाँ पर वापस आ गया था। इसलिए वो उसे आराम से सोचकर जवाब देने के लिए बोलता है और किचन में हेल्प करने लग जाता है। यहाँ से फिर हम सोंग्यो की मॉम को देखते हैं, जो कि जब घर वापस आती है तो सारी लाइट्स ऑफ थी। वो जाकर डैड के रूम में नॉक करती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। फिर वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर सोंग्यो ने उनके लिए गिफ्ट रखा हुआ था। उसमें उन्हें एक नेकलेस गिफ्ट किया था, वैसे ही उनके पास पहले से भी था, लेकिन वो सोंग्यो का दिया हुआ पहन लेती है।
वहीं डैड निराश होकर वापस से अपने काम पर चले जाते हैं, जहाँ उनका कलीग उससे कहता है कि तुम्हारा तो आज कोई खास दिन था तो तुम वापस क्यों आ गए। इस पर वो कहते हैं कि मुझे ना गलतफहमी हो गई थी कि वो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। यहाँ से फिर हम रियो को देखते हैं जो अपने बचपन को याद करती है, जब उसे स्विमिंग करने से डर लग रहा था। तब सुंगी उसके कान बंद करके बताता है कि पानी के नीचे तुम्हें ऐसी आवाज़ आएगी तो डरने की बात नहीं है।